जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है। कार्यक्रम का नाम है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी फेवरेट आरजे नौमिता, जो हर बार लेकर आती है एक नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है उसने कहा था, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ये कहानी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहानी सुना रही हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। दोस्तों, आपको इस कहानी के कुछ तथ्य के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ये कहानी बहुत ही संवेदनशील है और इस कहानी में अधूरे प्यार और अपने प्यार के लिए इंतज़ार करना और बस उसी का इंतज़ार करना, अधूरापन, एक खालीपन, एक अधूरे प्रेम की कहानी है ये। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का मरहम लगाएं। आगे लेखक लिखते हैं, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनाते हुए इक्के वाले कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीमकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोक के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बोलते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाईजान, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा। कहते हुए सफेद खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। अरे क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। आगे लेखक लिखते हैं, यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं, जा हट जा जिन्हें जोगिए, जा हट जा कर्मा वालिए, अरे हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। आगे लेखक लिखते हैं, समष्टि हाँ, समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भागो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। आगे लेखक लिखते हैं, दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरा घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे? दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई। मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है?
अतर सिंह की बैठक में। वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अचानक दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही चलता रहा। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, ओए तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़की ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़के ने पूछा, कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी के टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। क्या जाने मेरे यार। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग एक नए मोड़ के साथ। राम राम। यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। अभी गोले से कोई बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। अरे यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाई के मामले सिपाही या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। अब जी सूरज तो निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहरा सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा।
देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वो मेन सिगरेट देने की हद करती है, फोटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अच्छा ये बताओ अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। अरे जैसे मैं कुछ जानता ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपनी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। दे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। आगे वो सिपाही बात करते हैं, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बातें लगाई हैं? अरे मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? हाँ भाइयों, चलो एक गीत गाते हैं। दोस्तों को क्षण के लिए हम आपको एक गीत के साथ छोड़ जा रहे हैं। कौन जानता था कि डॉक्टर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। कहानी का भाग 3। रात हो जाती है, अंधेरा हो गया है, सन्नाटा छा गया है। बोध से खाली बिस्कुटों के खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा, क्यों बोधा भाई, क्या हुआ? अरे पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे। वाहेगुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं क्या झूठ? यूं कहकर ना ही नहीं करते। बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। नीम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीत चला था। इतने में खाई के मुंह से यानी खाई से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्पन साहब। हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर। वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया।
लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझबूझकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। ये करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, बाजीगरी का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए प्यारा सा नगमा। खंड 4, कहानी का अगला भाग। कहानी एक नया मोड़ लेती है। लहना सिंह अब फौज में है। अरे होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? सुनो, लप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सुमरा साफ उर्दू बोलता है और किताबी उर्दू। सिगरेट दिया है। अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धाबा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ते तक की आवाज ना हो, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म लहसन सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो सिर्फ तुम 8 हो। 8 नहीं, 10 लाख, एक एक
एक एक अकालिया से 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंडा साहब की गर्दन पर मारा और साहब चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। मूर्छा हटी। लहना सिंह हंस कर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? तो हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना से कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने के तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पैडू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जान में गोली लगी। इधर हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक लंगड़ाता हुआ कुत्ता आया था, मगर उसे हमने मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर घर में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यह थे 8 और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। अचानक आवाज आई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे।
पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखादी फौज आई। एक किलकारी आई और अकाल सिखादी फौज आई। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरखा। और लड़ाई खत्म हो गई। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड हॉस्पिटल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिपटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह बुखार से डरा रहा था। वह गाड़ी में लिपटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की कसम है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी घोड़ा को चिट्ठी लिखे तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। पर हो रहा है, मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, तेरी गुडनाई हो गई, तब धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ, कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ। आगे लहना सिंह कहता है, वजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष हो गए। अब लहना सिंह नंबर 77 रफल्स में सिपाही हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आ गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली
मैं और बोधा सिंह भी लामा जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने, मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहना। असी सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालों अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा। स्वप्न चल रहा था, सूबेदारनी कह रही थी। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी न जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता। 8 घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हांड में यह आम खूब फलेगा। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स सिंह। धन्यवाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, इसकी ये कहानी पूरे तरीके से सशक्त है। इस कहानी से हिंदी जगत में शिल्पगत कहानियों का आगमन हुआ था। उसने कहा था, कहानी अधूरे प्रेम को दर्शाती है, अधूरे और सच्चे प्रेम को। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शुभकामनाएं। 1947 में इसी दिन ब्रिटिश ताकतों ने भारत की धरती को छोड़ा था और इसी खुशी में
भारतीयों को एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की एक शक्ति मिली थी, इसलिए इस दिन को मना रहे हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप इस गीत को सुनिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। और आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और आप डायरेक्ट गूगल पे जाके www.radioudanlive लिखकर भी आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।